तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की समरी फॉर 10th जनवरी 2022। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट्स। तो यहाँ पर जीएस पेपर वन में दो आर्टिकल डिस्कस किए गए हुए हैं। पहला आर्टिकल आपका वीर बाल दिवस है, दूसरा आर्टिकल आपका जाली कट्टू के ऊपर है। ये दोनों आपके कल्चर सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीर बाल दिवस पीएम मोदी ने बोला है, जो गुरु गोविंद सिंह है उनके दो बेटों को जो मार दिया था औरंगजेब ने, तो उनके शहादत को याद करने के लिए 26 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज अ वीर बाल दिवस। और जलीकट्टू क्या है? तो जलीकट्टू आपका बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु का। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत जगह इसे रोक दिया गया है ड्यू टू द राइजिंग कोविड केसेस, ताकि आपकी मास गैदरिंग्स को अवॉइड किया जा सके। तो वो भी हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर टू में हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स। तो न्यूज में अभी ये इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने रूल्स नहीं निकाली है फॉर दिस एक्ट। और जब तक रूल्स नहीं निकलेंगे इस एक्ट के लिए, तब तक ये आपका लागू नहीं हो पाएगा। तो ये भी आर्टिकल हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका है मेके दातु इशू। तो मेके दातु इशू क्या है? ये मेके दातु डैम प्रपोज किया गया है बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट की ये कावेरी नदी पे बनाएंगे, लेकिन तमिलनाडु इसके खिलाफ है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है पूरा इशू। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो न्यूज में है क्योंकि उर्जित पटेल साहब जो हैं, जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर थे, उनको अभी यहाँ का एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। और इसी आर्टिकल में हम लोग जो बिग फाइनेंशियल बैंक्स हैं वर्ल्ड लेवल के, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एडीबी बैंक, इन चारों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। और चार आर्टिकल आपका प्रीलिम स्पेसिफिक है। पहला है आपका आईएएस विक्रांत स्कोच अवार्ड्स, और तीसरा है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, और चौथा है सार प्रोग्राम। है ना? आईएएस विक्रांत क्या है? तो आईएएस विक्रांत आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्कोच अवार्ड अभी दिया गया है ये आपको, तो वो देखेंगे किसे मिला है और क्यों मिलता है, ये भी देखेंगे। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स देखेंगे, क्यों साइन किया गया है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। और आखिरी में देखेंगे सार प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है आपका वीर बाल दिवस। तो हमारे मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद के जो बेटे थे। और ये एक तरह का ट्रिब्यूट दिया जा रहा है टू द करेज ऑफ साहिबजादे एंड देयर क्वेस्ट फॉर जस्टिस। तो ये साहिबजादे थे कौन? तो साहिबजादे जो थे, वो चार बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, इनको साहिबजादे बोलते हैं। तो ये थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जूझर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। तो इनमें से साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह तो यहाँ पास मिलिट्री बैटल, यहाँ पास एक जो वॉर हुई थी उसमें मारे गए थे। लेकिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को औरंगजेब के ऑर्डर्स पे बहुत क्रूर तरीके से एक ब्रिक के इनक्लोजमेंट में पैक करके मार दिया गया, और इन दोनों की उम्र उस समय मात्र 6 और 9 साल थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटों को खालसा में इनिशिएट करा दिया था। खालसा किया था, खालसा एक तरह का डिफेंस था सिख लोगों के लिए। ये डिफेंस यूनिट था। उस समय काफी इन्वेजन हो रहा था उनके एम्पायर पे, तो उसको उससे बचने के लिए यहाँ बस गुरु गोविंद सिंह ने एक अपनी डिफेंस फोर्स बनाई थी जिसका नाम था खालसा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इनके जितने बच्चे थे 19 साल की उम्र के पहले ही सब गुजर गए। और इन्हीं को चार साहिबजादे बुलाते हैं। ये डे मार्क करता है अभी 26 जनवरी जो 2000 26 जनवरी जो है वो उसी दिन को मार्क करता है जिस दिन इनके दोनों बेटों को मुगल्स के आदेश पे ब्रिक इनक्लोजर्स में पैक करके मार दिया गया था। है ना? अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो ये 10th सिख गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना बिहार इंडिया में दिसंबर 22 1666 में। और जो एनुअल सेलिब्रेशन होता है हमारे गुरु जी का जो बर्थडे है वो आपका नानक शाही कैलेंडर पे बेस्ड होता है। ये सिख गुरु बन गए थे 9 साल की बहुत छोटी उम्र में, जब इनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो गई थी, जो कि 9th सिख गुरु थे। ये जाने जाते हैं अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सिख रिलीजन के लिए। और इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या क्या किया था? खालसा को इनिशिएट किया था। खालसा क्या क्या था आपका? कंघी था,
केश था, कंघी था आपका। फिर अच्छा, बगल में यहाँ पास इमेजेस भी दिए हुए, तो देख लेते हैं हम लोग। तो केश मतलब लॉन्ग हेयर, कंघा मतलब एक कोम था, है ना। कंघी, कड़ा, कड़ा ये हाथ में पहनते थे ये लोग। कचेड़ा, इट्स अ कॉटन अंडरगारमेंट। और किरपान, किरपान इज द स्वॉर्ड द खालसा पीपल कीप विद themselves, है ना। तो ये 5 खालसा के कंपोनेंट्स थे। और इन्होंने अपना बैटल ऑफ मुक्तसर लड़ा था मुगल्स के खिलाफ। और गुरु गोबिंद सिंह की जो मृत्यु हो गई थी वो मुगल असैसिन द्वारा हुई थी 1708 में। लेकिन इन्होंने बोल के गए थे कि चलो मेरे बेटे नहीं है तो अगला गुरु कौन होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है हमारे खालसा का और सिख्स का, यही आगे से हम दोनों का गुरु, हम इन दोनों कम्युनिटी का गुरु होगा। तो इसके बाद से ही गुरु ग्रंथ साहिब इज द लास्ट गुरु ऑफ दिस सिख कम्युनिटी, है ना। लास्ट एंड एवर लास्टिंग, क्योंकि इंसान को तो आप मार सकते हो लेकिन एक ग्रंथ को कैसे मारोगे। अगला आर्टिकल है आपका जाली कट्टू। तो जाली कट्टू न्यूज में क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के, जैसे कि वेल्लोर है, रानीपेट है, तिरुपातुर है, तिरुवन्नामलाई है, इन सब जगह पे बैन कर दिया है जालीकाट्टू इवेंट्स, क्योंकि बोला है इनसे गैदरिंग होती है जिससे कोविड फैलने का खतरा है। तो जालीकट्टू है क्या, तो एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि पॉपुलर है आपके मदुरई में, तिरुचुरुपल्ली में, थेनी में, पुदुकोटाई में और दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जालीकट्टू बेल्ट। आपका ये पोंगल जो फेस्टिवल होता है इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, उस समय मनाया जाता है। और ये 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है। ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जहां पास जो बुल ओनर्स है उनको ऑनर किया जाता है कि आपने जो ये रियर किया है बुल्स को मीटिंग के लिए, तो उनको ये ऑनर करते हैं। यहाँ पास लोग हैं वो ट्राई करते हैं टेम करने के लिए बुल को, करने के लिए। अगर वो टेम नहीं कर पाते हैं तो बुल ओनर को यहाँ पास पैसे मिलते हैं, प्राइज मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है तमिल कल्चर में, तो बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल वे है जिससे कि प्रेजेंट कम्युनिटी प्रिजर्व कर रही है प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स को। तो हो क्या रहा है, बुल्स का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, या तो प्लोइंग में होगा, या फिर उनके मीट के लिए होता है, या फिर मेटिंग के लिए होता है। तो देखो प्लोइंग के लिए तो अब ऐसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी मैकेनाइज हो गई है आजकल की एग्रीकल्चर। तो अब सिर्फ उनका मीट के लिए की होता है अब वो रियरिंग। और जो मेटिंग भी है, तो ज्यादातर जो मेटिंग है वो भी आर्टिफिशियल हो गई है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से। तो बोलते हैं जली कट्टू एक तरह से तरीका है कि मेल एनिमल्स को हम लोग बचा रहे हैं। कम से कम पेजेंट्स को जब हम लोग इंसेंटिवाइज करते हैं, हम लोग जब उनको प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप बुल को रियर करो और यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज फॉर इट, तो एक तरह से आप यहाँ पास इस बुल को प्रिजर्व कर रहे हो। फिर जलीकट्टू को बहुत बड़ा यहाँ लीगल बैटल भी हुआ इसको लेके। 2007 में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया था और पेटा था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था अगेंस्ट जलीकट्टू। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लेकिन इसके खिलाफ इससे बचने के लिए एक लॉ ले आया 2009 में, और इसको साइन करवाया गवर्नर से। फिर यूपीए रजीम ने बोला था कि हम लोग बुल्स को, जो बैल होते हैं, उनको लिस्ट ऑफ एनिमल्स में डाल देते हैं जो ट्रेनिंग और एग्जीबिशन के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। और फिर मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था बुल टेमिंग स्पोर्ट को, इसी नोटिफिकेशन को साइट करते हुए कि दिस इज नाउ इलीगल। तो क्या अभी ये बैन है? तो 2017 में एक मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ था तमिलनाडु में अगेंस्ट द बैन। तो उनका कहना था कि ये हमारा कल्चर है, आपको इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रिलीज किया था ऑर्डिनेंस, जो कि अमेंड कर रहा था सेंट्रल एक्ट को, और अलाउ कर रहा था जलीकट्टू इन द स्टेट। और इसको रेटिफाई भी करवा लिया प्रेसिडेंट से, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तभी इसको रेटिफाई कर रहे हैं प्रेसिडेंट, बिकॉज दिस रेटिफिकेशन इज नॉट हिज डिस्क्रिशन, इट्स बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। सब्सिक्वेंटली इसे अप्रूव किया गया था आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये इफेक्टिवली अभी ओवरटर्न तो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बैन को। लेकिन फिर पेटा ने चैलेंज किया था स्टेट के इस मूव को, बोला था कि भाई ये ऑर्डिनेंस, ये जो अमेंडमेंट लाया है आपने सेंट्रल एक्ट में, दैट इज इलीगल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे रहे हैं इस पूरे केस को, और जो वो डिसीजन लेगा वो अब आगे बाइंडिंग होगा। तो अब देखते हैं अगला हम लोग जीएस पेपर 2 में। तो जीएस पेपर 2 में आर्टिकल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स।
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बार फिर मिस कर दिया डेडलाइन नोटिफाई करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रूल्स, है ना। तो देखो कितना यहाँ पास हो हल्ला मचा था, अब इसके लिए रूल ही नहीं ला रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने बोला था भाई आप 2 बार एक्सटेंशन ले चुके, अब जनवरी 9 को तो रूल्स ले ही आओ। 2 साल पहले आपने लाया था, उस पर काफी संग्राम भी हुआ था, तो रूल्स तो लाओ, इसको एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाया है अभी तक। अब देखते हैं हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो इसे पास किया गया था दिसंबर 11 2019 में, और जनवरी 2020 से इसको आना था पावर में, लेकिन इसके लिए अभी तक रूल्स नहीं लाया गया है। तो ये करता क्या है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का है उसको अमेंड करता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 है, ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप किन तरीकों से: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया, है ना। तो किन तरीकों से करता है: बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया से ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 सिटीजनशिप ग्रांट करता है। तो उसी एक्ट को अमेंड किया गया है। क्या अमेंड किया गया था, तो बोलते हैं कि नए यहाँ प्रोविजंस ऑफ नए प्रोविजंस ला दिए गए हैं जहां पास इंडियन सिटीजनशिप ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को मिल सकता है। कौन कौन से माइनॉरिटीज हैं: हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन। अगर वो उनका परसिक्यूशन हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, तो उन्हें इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके थे। और इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया है जो कि उतना न्यूज में नहीं रहा है, लेकिन वो प्रोविजन ये है कि अगर ओवर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर दे सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब एक्सेप्शन क्या क्या है, इस एक्ट का एक्सेप्शन भी है। तो बोलते हैं 6th शेड्यूल में जो जो स्टेट आते हैं वहां ये लागू नहीं होगा। कौन कौन से आते हैं 6th शेड्यूल में स्टेट? आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और साथ ही साथ जो इनर लिमिट नोटिफाइड किया गया है, बहुत सारे स्टेट्स में ये इनर लिमिट नोटिफाई किया गया है, तो वहां भी ये लागू नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तभी मैं बोलूंगा कि आप जाके कमेंट करिए कि कौन कौन से इनर लिमिट नोटिफाइड, कौन कौन से स्टेट हैं जहां यहाँ जहां ये इनर लिमिट लागू होता है। अब इश्यूज क्या क्या सराउंडिंग दिस लॉ, तो बोलते हैं ये वायलेट करता है बेसिक टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये यहाँ पास इलीगल इमाइग्रेंट्स को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ये देखा जा रहा है एज अ डेमोग्राफिक थ्रेट टू इंडिजिनस कम्युनिटी। जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके लिए तो एक डेमोग्राफिक थ्रेट है। ये आपका जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको एलिजिबल कर देता है फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ये वायलेट करता है आपका आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी। साथ ही साथ इसको बोल रहे हैं कि आप नेचुरलाइज कर रहे हो सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो वो भी बोल रहे हैं कि ये आपका एथिकल नहीं है ना। इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। और साथ ही साथ ये अलाउ करता है कैंसिलेशन ऑफ ओसीआर रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। किसी भी लॉ को अगर वायलेट कर रहा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके रजिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पास कैंसिल कर सकती है। और ये जो ग्राउंड दिए गए हैं काफी वाइड ग्राउंड है, जहां रेंज ऑफ वायलेशन है इंक्लूडिंग माइनर ऑफेंसेस, है ना। तो इसके साथ ही खत्म होता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स वाला आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो क्यों न्यूज में है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये बेस्ड कहाँ है। ये बेस्ड आपका बीजिंग में। दिस कैन बी अ पोटेंशियल यू नो एमसीक्यू फॉर द प्रीलिम्स। एक बार आया भी है। कौन सा क्वेश्चन आया था? वो क्वेश्चन था आपका इसी को लेके था, है ना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों में से किसी एक पे आ चुका है प्रीलिम्स से क्वेश्चन। तो काफी हाई चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो अब देखते हैं क्यों ये न्यूज में है। तो मिस्टर उर्जित पटेल को यहाँ पास 3 साल के टर्म के लिए यहाँ पास वन ऑफ द 5 वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया इस बैंक का, है ना। अब देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पूरा इमेज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का फॉर्मेशन होता है 1944 में। दिस इज द पोस्ट
वर्ल्ड वॉर 2, दिस बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। एक तरह से यूएस, अच्छा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेट्स फिनिश दिस आर्टिकल, लेकिन वही है बात कि यूएस एक तरह से डोमिनेट करना चाह रहा था ऑन द वर्ल्ड, तो और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में भी वो साफ साफ झलकता है। तो दोनों को कंपेयर करते जाते हैं, दोनों में मेंबर कंट्रीज आपका 188 है, दोनों का लार्जेस्ट शेयर होल्डर यूएस ही है ना, दोनों का लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ यूएस है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वर्ल्ड बैंक काम करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जबकि आईएमएफ करता क्या है, ये प्रमोट करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी गोल, है ना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी गोल। जो 1991 का आपका बेल आउट भी हुआ था इंडिया को, वो आईएमएफ ने करवाया था। फिर इसमें नंबर ऑफ स्टाफ ज्यादा है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में उसके कंपैरिजन में कम है। फिर बात की जा रही है आपकी कि कितना बिलियन सब्सक्राइब कैपिटल है, तो वर्ल्ड बैंक के पास कम, ज्यादा स्टाफ है, पैसे कम है, आईएमएफ के पास पैसा ज्यादा है, नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस को वीटो पावर मिलता है, यूएस को वीटो पावर मिलता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों का हेडक्वार्टर्स भी आपका वॉशिंगटन में है। तो ये दोनों आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बैंकिंग स्ट्रक्चर है ना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ये दोनों आपका निकला था। अब अगला दोनों जो है ये आपका एशियन एशियन रिप्लाई बोल सकते हो आप इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, या फिर वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन को। पहला क्या है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में आया था, इसमें 67 मेंबर्स हैं और लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, ये जापान है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर। कौन सा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एम है रिड्यूस करना पॉवर्टी, है ना, और इसमें किसी को वीटो पावर नहीं है, और इसकी जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपींस मनीला मनीला फिलीपींस में है। तो ये तो हो गया आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब है अगला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मेशन काफी रिसेंटली हुआ है, 2015 में। 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, चाइना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखो आई है यहाँ तो चाइना है ना, आई चाइना, जापान मार्क कर देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान है यहाँ पास लार्जेस्ट शेयर होल्डर, लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, चाइना, आई से याद रख सकते हैं हम लोग। और इसका गोल क्या है, इसका गोल है एड्रेस करना है एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को, है ना, कि ऑल अराउंड द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो गैप हैं सभी कंट्रीज के, उनको मैनेज करने के लिए है ये। और कैपिटल $100 बिलियन सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसकी, और चाइना को यहाँ पास वीटो है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये अपना वीटो जाने देगा। और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बीजिंग में। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपका ये, खासकर ये इमेज काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आगे देखते हैं। तो बोलते हैं कि आपका जो ये वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उसका मिशन है कि इम्प्रूव करना है सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स भी इन एशिया, और साथ ही साथ एशिया के बाहर भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो करेंगे। इसमें 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे एग्रीमेंट में, और ये हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था, 25 दिसंबर 2015, क्रिसमस के दिन आया था। और ये रेटिफिकेशन रिसीव किया था जो 10 मेंबर स्टेट्स थे, जो कि होल्ड करते हैं आपके 50% ऑफ द इनिशियल सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका अब मेंबरशिप जो था इनिशियली तो आपके 10 फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन अभी मोर देन 100 मेंबर्स हो गए हैं ना, मोर देन 100 मेंबर्स। कौन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, सॉरी 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 ना। तो ये रेटिफिकेशन आपका आया है जब 10 मेंबर स्टेट्स जो कि 50% ऑफ इनिशियल सब्सक्रिप्शन रखते थे इस फंड की, उन्होंने रेटिफाई कर दिया। लेकिन जो इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 57 थे, 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 10 नहीं थे, 57 थे। अब कितने हो गए, 100 मेंबर से ज्यादा हो गए हैं। और चाइना इसका आपका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जहां पास इसका कितना वोटिंग शेयर है, 26.61%। उसके बाद इंडिया भी है इसका मेंबर, जो सेकंड लार्जेस्ट इसका शेयर होल्डर है। रशिया और जर्मनी भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो इसमें जो मेंबर्स हैं दे आर बियॉन्ड एशिया, है ना, सिर्फ एशिया के कंट्रीज नहीं है। और ये आ चुका है प्रीलिम्स में। यही क्वेश्चन था कि सिर्फ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एशिया के हैं, और क्या उसमें 80 से ज्यादा मेंबर है, ऐसे ही कुछ था। यू शुड रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, इसके लिए। जो रीजनल मेंबर्स हैं वो होल्ड करते हैं आपका 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। रीजनल मेंबर्स कौन हो गया, मतलब एशिया वाले रीजन से। और नॉन रीजनल कौन हो गया, जो इस रीजन में नहीं, जैसे जर्मनी हो गया आपका एक।
अब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में। एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो ये इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आपके एक गवर्नर रहते हैं और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं, जो कि हर एक मेंबर कंट्री अपॉइंट करती है, और ये सर्व करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग मेंबर। मतलब जो मेंबर कंट्री जब तक चाहे तब तक अपना वहाँ गवर्नर और अल्टरनेट गवर्नर को टेन्योर दे सकती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? तो नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्शन ऑफ बैंक, डायरेक्शन देने के लिए बैंक को जनरल ऑपरेशन के लिए, और एक्सरसाइज करते हैं वो सभी पावर जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन्हें देता है। इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है यहाँ पास, जो सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को और सीनियर मैनेजमेंट को बैंक के स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में, और साथ ही साथ जनरल ऑपरेशनल इश्यूज में। अब देखते हैं हम लोग अगला आर्टिकल। ये भी काफी लंबा आर्टिकल है, बट हम लोग जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेके धातु इशू, जीएस पेपर 2 में मेके धातु इशू। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है ये पूरा इशू, जहां पर कर्नाटक बोल रहा है कि हम लोग को डैम बनाने दो कावेरी रिवर में, मेके धातु डैम, ताकि हम लोग बैंगलोर को अच्छे से पानी पिला सकें, है ना, बैंगलोर की वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकें। लेकिन ये जो तमिलनाडु है बोल रहा है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है आप जो कर रहे हो, दिस इज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो आया था। तो काफी लंबा डिस्प्यूट रहा है, डिटेल उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। मैप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पास, ये रहा कावेरी रिवर जो कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में जा रहा है, और ये एक डेल्टा बना रहा है यहाँ पास, है ना। मेकाडाटू जो है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट फ्री पॉइंट जहां कावेरी वाटर फ्लो करता है अनरिस्ट्रिक्टेड इनटू द डाउनस्ट्रीम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना। तो तीन जगह है जहां से कर्नाटक रिलीज करता है वाटर आपका तमिलनाडु में। तो वो तीन एरिया कौन कौन है? तो एक हो गया आपका जो डाउनस्ट्रीम हो गया रिवर काबिनी का, कैचमेंट हो गया आपका, कैचमेंट हो गया कृष्णा राज सागर रिजर्वायर, मैप में है, मार्क नहीं है, हाँ, मार्क नहीं है, अच्छा। और सब बेसिन हो गए शिमसा के, अकरवती के और स्वर्णवाती रिवर्स के। और दूसरा आपका है जो वाटर रिलीज करता है कावेरी डैम से। और तीसरा है आपका जो कि ये रिलीज करता है सागर डैम से। तो ये रिलीज नहीं करता है पहले केस में, रिलीज सिर्फ करता है इन दोनों डैम से। ये एरिया अभी भी खुला है, तो इसी भी बोल रहे हैं हम लोग बना देंगे मुदेकेटू डैम। तो यहाँ पास सेंटर बोला है कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाना है कर्नाटक को तो उसको चाहिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल। लेकिन ये अप्रूवल मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा है बिटवीन द टू स्टेट्स। तो आ, वही बात है कि बेंगलुरु को एक तरह से दे वांट टू सप्लाई वाटर यूजिंग दिस डैम। अब तमिलनाडु क्यों होगा अगेंस्ट? वही कारण है कि बोलेगा पानी हमें कम मिलेगा, हमारे किसानों को दिक्कत होगी, इस डैम से फ्लड का भी खतरा हो सकता है, डाउन ये जो लोअर रिपेरियन आपके एरियाज होते हैं वहाँ फ्लड का भी खतरा होता है। तो इस पे ये काफी पेंडिंग और काफी लॉन्ग डिस्प्यूट रहा है। 1990 में इस पे एक कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है, 1990 में इसका सेटअप किया गया था एक ट्रिब्यूनल, और इसने फाइनल अवार्ड 2007 में दिया था, जहां पर इसने आपको 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर तमिलनाडु को, 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर कर्नाटक को, और 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट केरल को, और 7,000 मीटर क्यूबिक फीट पुडुचेरी को। इतना नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्रीलिम स्पेसिफिक है वो हम लोग पकड़ लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो, है ना। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी थी, दोनों ने फिर जाके मतलब कर्नाटक ने कंप्लेन किया भाई हमें पानी कम मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अच्छा बच्चा जाओ, आपको हम 14.75 थाउजेंड मीटर क्यूबिक फीट पानी और दे देते हैं। तो इसके बाद तो आगे कुछ लीगल बैटल नहीं हुआ, अभी ये इशू फिर से आ रहा है ना। तो इसके साथ ही मुद्देकट्टू डैम तो खत्म होता है। फैक्ट प्रीलिम्स देख लेते हैं जल्दी से। तो बोलते हैं आईएनएस विक्रांत जो है, जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया में बिल्ट है, उसके बारे में आर्टिकल है ना। और ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना बना है। ये डिजाइन किसने किया है? इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने। और बना कहाँ है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में।
ये आपका बिगेस्ट वॉरशिप था जो कि इंडिजिनियसली बनाया गया है। ओवरऑल लेंथ इसका 263 मीटर और ब्रेथ 63 मीटर है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट्स आप ले जा सकते हो, जिनमें जेट्स और हेलीकॉप्टर्स दोनों शामिल हैं। अब स्कोच अवार्ड क्या है, तो स्कोच अवार्ड आपका रिकॉग्नाइज करता है पीपल, प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशन को जो कि एक्स्ट्रा माइल लेते हैं हमारे देश को एक अच्छा नेशन बनाने के लिए। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है स्कॉच ग्रुप के द्वारा, और ये एक आपको बेस्ट एफर्ट्स बताता है डिजिटल, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन में, है ना। तो ये किसको दिया गया है ये देख लेते हैं। तो स्कोच अवार्ड आपको दिया गया है एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है मिशन परवरिश। तो मिशन परवरिश किस लिए था, ये कॉम्बैट करता है मैल नरिशमेंट अमंग चिल्ड्रन जो कि आपके 6 महीने से 5 साल के बीच में है ना। और ये असम के काचर डिस्ट्रिक्ट में, असम के काचर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगला आर्टिकल है आपका रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। ये आपका साइन किसके बीच में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया जापान। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बॉल्स्टर करता है, इन दोनों का स्ट्रेंथन करता है सिक्योरिटी टाई। जहां पर चाइना का मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट है उससे परेशान हो रही है दुनिया, उस समय ये काफी रिलेवेंस रखता है। अब बोल रहे हैं इसका काम क्या है, तो बोल बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन और जापानीज मिलिट्री साथ में काम करेंगी ताकि वो अपना डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जारी रख पाए। आखिरी आपका प्रीलिम स्पेसिफिक आर्टिकल है सार प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन इन रिसर्च। तो सार प्रोग्राम्स किसमें है, स्मार्ट सिटीज, याद रखिएगा इससे, स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन इन रिसर्च। तो इसका नाम याद रखने पे ज्यादातर बातें आपको याद हो जाएंगी। क्या क्या है आपका ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री का, है ना। ये इनिशिएटिव आपका पास्ट पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो कि पूरे देश में हो रहा है। इसमें आपका 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो कंट्री के हैं वो काम करेंगे स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। और इसमें बोल रहे हैं क्या क्या मिलेगा, एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्टूडेंट्स को भी कि अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर पाए। देख रहे हो प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट है तो इनके स्टूडेंट को यहाँ पर फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो हो पाएगा अर्बन प्रैक्टिशनर्स और एकेडमिया के बीच में, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा गैप हो जाता है बिटवीन द रिसर्च एंड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, है ना। रिसर्च को लेके ये भी एक प्रॉब्लम रहा है, तो इसको भी ये सारे प्रोग्राम सॉल्व करेगा। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये आर्टिकल और आज का ये वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन।